साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सुबह के 11 बज चुके हैं, तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने 2 को गोली मार दी, दोनों की मौत हो गई। धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी है, तो लश्कर ए तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, कुछ ऐसा ही कृत्य हुआ था 7 मई के आसपास, जब आतंकवादियों ने चुन चुनकर गोलियां बरसाई थी। 7 मई 2025 जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग के हालात हो गए थे। और उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से पहलगाम में चुन चुन कर मारा गया था, हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। और एक बार फिर टारगेट किलिंग की ये जानकारी, किस तरीके से आतंकवादियों ने 2 को गोली मारी, धर्म पूछकर उनको गोलियां मारी है। तो लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षाकर्मी लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुलगाम की, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल लोगों के वाहन भी जांचते हुए। तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ जानकारियां हाथ लगेंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिन 2 युवकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, और दोनों की मौत हो चुकी है। तो लश्कर ए तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा, कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन, और ऐसे में अब इस सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया। तो देखिए, जिस तरीके से सुरक्षा बलों की नाकामयाबी यहाँ पर नजर आ रही है, उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी 1-2 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बलों पर सवाल उठते हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का मामला, जहां पर आतंकवादी हमला होता हुआ आतंकियों ने 2 को गोली मार दी और दोनों की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार चर्चा का विषय बनती हुई, क्योंकि धर्म पूछकर निशाना बनाया गया है। और अब जिस तरीके से धर्म पूछकर 2 युवकों की हत्या कर दी गई, उसके बाद से सुरक्षा बलों के ऊपर भी सवाल उठते हुए। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ आखिर सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई, क्या कुछ उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल की हमला, उसके बाद से सुरक्षा बलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार जो है वहां पर सुरक्षा बल जो है लोगों की जांच करते हुए, वाहनों की चेकिंग हो रही है, लोगों से भी उनकी जांच की जा रही है, आईडी कार्ड्स उनके तलाशे जा रहे हैं, और ऐसे में जो भी संदिग्ध है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि इन 2 युवक जिनके ऊपर हमला किया गया, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। एक युवक की तुरंत मौत हो गई थी, और दूसरे युवक को पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, और जैसे ही अस्पताल पहुंचे वहां पर उसने दम तोड़ दिया, उसकी भी मौत हो गई। तो दोनों ही युवकों की मौत हो चुकी है। तो लश्कर ए तैयबा ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, और ऐसे में न सिर्फ कुलगाम, अनंतनाग, राजौरी, जम्मू कश्मीर के अन्य भी इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार सेना का जारी है। तो आतंकियों ने मजदूरों पर गोलियां बरसाई हैं, धर्म पूछकर उनके ऊपर अटैक किया है। कुछ ऐसा ही हमला मई 2025 में हुआ था, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया था। और एक बार फिर ऐसा ही कृत्य होता हुआ लश्कर ए तैयबा ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। रोड पे और प्लस एडजाइनिंग जो भी उसके 2 शॉप्स और 2 हाउसेज हैं, वो पार्शली डैमेज हुए हैं। और इमीडिएटली हमने एजेंसीज को वहाँ पे लगा दिया और क्लियरिंग कर रहे हैं। वो जितनी भी डेब्रीज है, जितना भी मक है, उसको उठा के और क्लीन कर देंगे वो। सर, अगर नेशनल 244 की अभी हालात की बात करें, क्या कुछ हालात उस इलाके के, उस रोड के? बेसिकली उस इमीडिएटली ये जो मशीन और एक्सकेवेटर प्लस जेसीबी लगा के उसको क्लियर तो कर दिया गया है। अभी हमने उसको ओपन किया है लाइट मोटर व्हीकल के लिए, जो हाईवे थ्रू है। थैंक तो देखिए किस तरीके से लश्कर ए तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकवादियों की तलाश जारी है। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ अन्य जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार जारी है। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर निगरानी करते हुए
सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे। लोगों से उनके आईडी कार्ड्स लेकर पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही लोकल्स की भी तलाश की जा रही है, क्योंकि ऐसे में लोकल्स भी मदद करते हुए नजर आते हैं और देखना होगा क्या कुछ कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगेगी। और वहीं देखिए, कुलगाम आतंकी हमले में मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के लिए परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिला प्रशासन अलग से 6-6 लाख की सहायता देगा, यानी टोटल 16-16 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमले की कड़ी निंदा की। बेगुनाहों की मौत पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने कुलगाम में 2 मजदूरों की कायराना हत्या की कड़ी निंदा की और बेगुनाह लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह जिला प्रशासन की ओर से दी जाने वाली 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता के अतिरिक्त होगी। तो देखिए, अब सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। तो देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए आतंकवादियों ने उनसे धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया। साथ ही जिस तरीके से वो मजदूर बताए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो आतंकवादियों की कहीं ना कहीं ये भी कोशिश है कि राज्य का विकास ना हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है नित नए आयाम गढ़ रहा, वहां पर विकास हो रहा है। पहले जैसी स्थिति अब नहीं है, पहले से काफी वो स्थिति बदल चुकी है जो पहले हुआ करती थी। और ये बात कहीं ना कहीं आतंकवादियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनका होल्ड कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले लोग खौफ में जीते थे, खौफ में रहते थे, घरों से बाहर निकलने में भी उनको डर लगता था। अगर हम यात्रियों की बात करें, टूरिस्ट की बात करें, तो वो भी वहां पर जाने से कतराते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगता था कि कब क्या हो जाए। लेकिन अब कश्मीर घाटी की वो तस्वीरें नहीं हैं, वो बदल चुकी है। लेकिन अब जब इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, चुन चुन का निशाना बनाया जा रहा, मजदूरों को मौत के घाट उतारा जा रहा, तो कहीं ना कहीं वो खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, असम गुजरात के बाद ओडिशा में बाढ़ का कहर शुरू हुआ है। जाजपुर में 7 जगहों पर नदी का तटबंध टूट गया है। जाजपुर में 250 गांव से ज्यादा गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। ओडिशा के जाजपुर जिले में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। जिले में कई नदियों के तटबंध टूटने के कारण हालात और भी बिगड़ चुके हैं। प्रशासन के अनुसार अब तक लगभग 250 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 100 ग्राम पंचायतों के 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। तो बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है और अब तक करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों, राहत शिविरों में भी पहुंचाया गया। हालांकि कई इलाकों में पानी का स्तर धीरे धीरे घटने लगा, लेकिन नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से चिंता काफी बनी हुई है। जिले में अब तक 7 स्थानों पर तटबंध टूटने की पुष्टि की गई। तो ये टूटन बैतरणी नदी और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर अन्य नदियां हैं, उसको लेकर भी ये जानकारी सामने आई है कि खरस्रोता और बूढ़ा नदियों में दर्ज की गई है इस तरीके से टूटन। तो सबसे ज्यादा चिंता ब्राह्मणी नदी को लेकर है, जहां पर एक ही दिन में 4 नए तटबंध टूट गए हैं, जिससे बाकी के क्षेत्रों में कई गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है। इसके अलावा रात के समय खरस्रोता की नदी की एक शाखा का नुआ महारा के पास भी तटबंध टूटने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडिशा के जाजपुर से, किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है। तो असम गुजरात के बाद से ओडिशा में भी कहर शुरू हो चुका है बाढ़ का, क्योंकि लगातार अभी तक असम की तस्वीरें आ रही थी, गुजरात की तस्वीरें आ रही थी, किस तरीके से वहां पर कई लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन अब ओडिशा में भी ऐसे हालात शुरू हो चुके हैं जिसमें लोग बेहद परेशान। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ और लोग इस भरे हुए पानी में भी अपना जीवन यापन करते हुए, अपनी मुश्किलों को सामने रखते हुए और इनसे बाहर निकलते हुए। हम इस वक्त मौजूद है उड़ीसा के जाजपुर जिले के दशरथपुर ब्लॉक में, जहां ग्राउंड जीरो पे है, जो कि बाढ़ के वजह से जाजपुर जिला कितना प्रभावित है आप देख सकते हैं। गांव घर के अंदर पानी आ गया है और हमारे पास एक गांव वाले भी मौजूद है जिनके साथ हम बात करेंगे कि कितना उनको नुकसान हुआ है बाढ़ आने के बाद, क्या प्रभावित हुआ है। क्या बोलना चाहेंगे, ये बाढ़ कितने दिनों से ये पानी आपके गांव के अंदर है? पानी 6-7 दिन से आया है पानी। कितना आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? प्रॉब्लम है यहाँ पे पीने को नहीं, पानी नहीं है, खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। जो चूड़ा मुड़ी बिस्कुट मिल रहा है उसको खा के लोग जी रहे। प्रशासन के तरफ से कुछ राहत की मदद किया गया है अभी यहाँ?
प्रशासन के तरफ से जो कुछ मिला है लेकिन सफिशिएंट नहीं मिला। सबसे पहला तो पानी का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितना गाय है, पशु है, उनको तो खाना नहीं मिल रहा है। एक गाय के लास्ट 7 दिन से 1 किलो के कुंडा मिला है, उसमें गाय एक बच जाएगा, उसको कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला सर। आप ये भी जो बाढ़ आया है तो इसके वजह से आपके जो पीने के लिए पानी में, ये तो बाढ़ का पानी, आपको पीने के लिए पानी में कोई दिक्कत का सामना कर रहा है? हो रहा है? पीने के लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर, एक घर में अगर 5-6 मेंबर है, लास्ट मेरे को 6 दिन से 3 लीटर का पानी मिला है। मतलब ये हाफ लीटर का पानी एक दिन के पड़ा है। 6 बंदा 10 बंदा एक घर में हाफ लीटर 1 लीटर का पानी से बच जाएगा। ये गंदा पानी पी के लोग बीमार हो रहे, मेडिकल जा रहे हैं। कोई प्रशासनिक टीम गांव के अंदर आए थे कोई? प्रशासन का टीम से कोई नहीं आया। तो अभी जो बाढ़ होने के बाद यहाँ मतलब कोई सांप का डर है, कोई मतलब एनिमल का, पशु का भी डर होता होगा? सांप का तो बहुत डर है। लोग अगर बच्चे लोग सोते तो कोई बुजुर्ग लोग को उसको पास में बैठ के जागते हैं, देखते हैं सांप वाप ना आ जाए, इसी वजह से जाके बैठते हैं। अब देख सकते हैं गांव वाले का कहना कि प्रशासन के तरफ से ऐसे कोई राहत का मदद भी नहीं मिला, जो कि बाढ़ का पानी है लेकिन पीने के लिए सही पानी नहीं है और पशु सांप भी आ जाते हैं, तो यही डर का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का अनुरोध गांव वाले कर रहे हैं कि पानी और खाने के लिए सही मिलना चाहिए। ग्राउंड जीरो उड़ीसा के जाजपुर से सुब्रत कुमार दास, न्यूज इंडिया। और वहीं देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर उल्लासनगर में 65 लाख के खर्च पर सियासत हो रही है। विवादों में नगर सेवकों का गुवाहाटी दौरा, ऐसे में गड्ढों वाली सड़कें, महंगा अध्ययन और जनता के पैसों पर विपक्ष के तीखे सवाल आते हुए महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर में नगर सेवकों का गुवाहाटी अध्ययन दौरा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। एक और महानगर पालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है तो शहर की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं और जल आपूर्ति एवं सीवरेज जैसी बुनियादी समस्याओं से लोग परेशान हैं। तो दूसरी ओर नगर सेवकों के अध्ययन दौरे पर करीब 65 लाख रुपए खर्च किए जाने को लेकर विपक्ष और आम नागरिक सवाल उठा रहे हैं। 5 स्टार होटल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रति नगर सेवक करीब 75,000 रुपए खर्च होने की भी आलोचना की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर नगर सेवकों के परिजनों की मौजूदगी वाली तस्वीरों ने विवाद को और भी ज्यादा हवा दे दी है। हालांकि महानगर पालिका का कहना है कि ये दौरा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची बता रहे हैं। तो देखिए विवादों में नगर सेवकों का गुवाहाटी दौरा जो है आता हुआ 65 लाख रुपए खर्च हुए, जिसको लेकर सियासत हो रही। आप देख सकते हैं फ्लाइट में बैठे हुए तमाम नगर सेवक नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अब सियासत शुरू हो रही है कि आखिर 65 लाख रुपए गुवाहाटी के दौरे पर क्यों खर्च किए गए हैं। विवादों में नगर सेवकों का गुवाहाटी दौरा, ऐसे में उनकी तरफ से सफाई में क्या कुछ कहा जाएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो गड्ढे वाली सड़कें हैं वहां पर और ऐसे में ये महंगा दौरा जो है इनको भी काफी महंगा पड़ता हुआ, क्योंकि अब इसके ऊपर सियासत हो रही है। तो विपक्ष ने तीखे सवाल कर दिए हैं कि आखिर जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। इसमें आपने देखा होगा वीडियो में, प्लेन का जो वीडियो आया है उसमें आपने देखा होगा उनके रिलेटिव है, कुछ दोस्त मंडली है और उसके साथ में दूसरी एक नया बात है, क्या हरे हुए ये इलेक्शन में हरे हुए कुछ लोग वहाँ पे उनके साथ गए, यानी ये जो महापौर है या उनके आजू बाजू के जो लोग हैं उन्होंने ये सब 65 लाख का पिकनिक के नाम पे, ना प्रशिक्षण के नाम पे, वहाँ पे तो ऑलरेडी आपने सबने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में गुवाहाटी में इतनी बाढ़ आई है, वहाँ पे ना प्रशिक्षण हुआ ना कुछ हुआ, खाली पिकनिक के नाम पे ये गुवाहाटी आजकल बहुत फेमस है, इसकी वजह से गुवाहाटी में ये प्रशिक्षण रखा गया। थाना जिले के उल्लासनगर में इन दिनों 75 लाख रुपए की गुवाहाटी अध्ययन के दौरा का चर्चा का विषय बना हुआ। एक तरफ मनपा आर्थिक संकट से जूझ रही है, शहर में खड्डे, जलपूर्ति और सीवरेज जैसी समस्याओं का बरकरार है, तो दूसरी तरफ नगर सेवक इस दौरे पर हुए खर्चे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 5 सितारा होटल आयोजित परीक्षण और प्रति नगर सेवक करीब 75,000 रुपए
खर्च के साथ सोशल मीडिया पर कुछ नगर सेवक परिजन के तस्वीर सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है। मनपा का कहना है कि यह दौरा जब जनप्रतिनिधि के परीक्षण के लिए था, जबकि विपक्ष का आरोप है कि पहले शहर में बुनियादी समस्याओं पर खर्चा होना चाहिए था। अब सवाल यही है कि आर्थिक संकट के दौर के 65 लाख रुपए का अध्ययन दौरा कितनी जरूरी था। इससे शहर में जनता का आखिर क्या फायदा। एक्स कॉर्पोरेटर भगवान भालेराव ने इस विषय की जांच की मांग की है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। और वहीं बात करेंगे महाराष्ट्र की ही, जहां पर सतारा में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां अपने उफान पर हैं और कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। पुणे बेंगलुरु महामार्ग पर भी पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है, जिससे यह सड़क नदी जैसे नजर आ रही है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने सतारा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोग बेहद परेशान हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके से पानी जो है लोगों को परेशान करता हुआ, पानी का बहाव आप देखिए किस तरीके से वो अपने उफान पर नजर आ रहा। और ऐसे में लोगों की परेशानियां यही हैं कि वो इसमें कैसे मैनेज करें। तो देखिए यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सतारा में येलो अलर्ट जारी किया गया। आप देखिए किस तरीके से वहां पर वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है और लोगों के घरों में पानी भी घुस चुका है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर मत निकलें और सुरक्षित रहें। ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि कैसे आप अपने जीवन यापन को सही तरीके से वहां पर कर पाएं। लेकिन ऐसे में ये भी देखता होगा कि प्रशासन क्या कुछ आपकी मदद के लिए वहां पर इंतजाम करता है। तो देखिए किस तरीके से पुणे बेंगलुरु महामार्ग पर पानी का सैलाब आता हुआ नजर आता हुआ। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से सतारा में बारिश का कहर। इस वक्त जिस तरीके से मानसून ने तमाम राज्यों को अपनी चपेट में लिया हुआ है, लगातार हम कई राज्यों से कई जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत भी इस वक्त बारिश की वजह से परेशान है। लेकिन बाढ़ की स्थिति जो है वो गुजरात में, उड़ीसा में, असम में बनी हुई है और महाराष्ट्र के सतारा में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से पानी का सैलाब जो है वहां पर आता हुआ नजर आ रहा। तो मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो पानी में फंसी हुई भी नजर आ रही हैं। और ऐसे में लोगों के लिए दिक्कतें ये हैं कि जिन पुलों का वो इस्तेमाल करते थे एक नदियों को क्रॉस करने के लिए, उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वक्त कई पुल जो हैं वो भी टूट चुके हैं। तो लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ध्यान रखें। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। खवास गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो गए। जलभराव की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है और ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत कर यातायात व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। मोटरसाइकिल भी है, अभी यहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा पानी ऊपर से आ रहा है। तो राजौरी की ये तस्वीर देख रहे हैं, बारिश का कहर, जहां पर सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। राजौरी में आप देखिए किस तरीके से जगह जगह पर पानी लगा हुआ नजर आ रहा। और इसी बीच आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, जहां पर कई परियोजनाओं की शुरुआत उनकी तरफ से की जाएगी। सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, बड़ी सौगात दी जानी है। तो ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आती हुई आंध्र प्रदेश से पीएम मोदी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं
और ये खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखने में बेहद खूबसूरत। तो सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करते हुए, शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। इस मौके पर हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं और ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एयरपोर्ट की भी ये तस्वीरें सामने आती हुई। लेकिन इसी बीच ये देखिए किस तरीके से वहां पर शानदार तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी एक एक करके वहां पर तमाम स्टाफ से उस पूरे प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है काम करता हुआ नजर आएगा, कहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं। और ये तस्वीरें साफ साफ बताती हुई कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश को एक नई प्रगति मिलती हुई, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा होता हुआ, क्योंकि हर रोज इस तरीके से पीएम मोदी बड़ी सौगातें देते हुए नजर आते हैं। और आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जहां पर सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो आंध्र प्रदेश का दौरा पीएम मोदी का बहुत ही खास, और ऐसे में देखिए किस तरीके से खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सांस्कृतिक झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में लोगों को सौगात देते हुए नजर आएंगे और ऐसे में देखना होगा क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। तो पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा, जहां पर आज सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। तो देश को आज नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मिलने जा रहा है। पीएम मोदी उसका उद्घाटन करेंगे और देखिए एयरपोर्ट की ये शानदार तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से भोगापुरम एयरपोर्ट का आज यहाँ पर उद्घाटन होगा, जिसमें सांस्कृतिक झलकियां भी आप देख पा रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट जो है आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बना है, जिसका पीएम मोदी आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो इस एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम है अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम आज़ादी के महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है, उनके सम्मान में रखा गया है। तो देखिए किस तरीके से पीएम मोदी जो है वहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और आज उनकी तरफ से इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो इस कार्यक्रम में राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जो कि उनके साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी मौजूद रहेंगे। साथ ही ये तस्वीरें बहुत ही खास, जिसमें पीएम मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत ही रॉयल आप ये एयरपोर्ट देख रहे हैं, किस तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस एयरपोर्ट में किया गया है। बहुत ही खास एयरपोर्ट, सांस्कृतिक झलक पे आप देखिए किस तरीके से वहां पर नजर आ रही है। तो अब ऐसे में आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से इसका उद्घाटन हो चुका है और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम वहां पर मंत्री भी मौजूद हैं। तो इस मौके पर एस अब्दुल नजीर, साथ ही मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी नजर आ रहे हैं। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी इन तस्वीरों में नजर आए हैं। तो पीएम मोदी के साथ ये तमाम नेता मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से उद्घाटन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने आज बड़ी सौगात आंध्र प्रदेश के वासियों को दी है। तो एयरपोर्ट का निर्माण आपको बता दें कि JMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किया है। यह एयरपोर्ट 2203 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 3800 मीटर लंबा रनवे और करीब 5000 वर्ग मीटर का कार्गो टर्मिनल भी बनाया गया है। तो खास बात यह है कि एयरपोर्ट तय समय से करीब 5 महीने पहले ही तैयार कर दिया गया और 31 महीने में इस एयरपोर्ट को तैयार कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो देखिए टर्मिनल में AI और ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। नए टर्मिनल में कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, साथ ही एयर साइज्ड 4.0 और एयरपोर्ट प्रिडिक्टिव ऑपरेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट में 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। वर्षा जल संरक्षण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिजली बचाने वाली लाइटें और AC, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए गए हैं। यानी कि कंप्लीटली हाईटेक एयरपोर्ट ये बनाया गया और आज इसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। तो देखिए यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक एंट्री होगी, ऑटोमेटिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम होगा, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है, जिससे यात्रियों को काफ़ी आसानी होगी। तो 17 अगस्त से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आज 1 तारीख इसका उद्घाटन होता हुआ 17 तारीख से कॉमर्शियल उड़ानें प्रस्तावित हैं और देखना होगा कि पहली उड़ान कहां से कहां तक के लिए होगी।
तो देखिए आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही खास मानी जा रही है। ऐसा बताया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक कि 17 अगस्त की रात 12:01 पर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से आपको बता दें कि सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल उड़ानें जो हैं वो इस एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दी जाएंगी और देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। तो एयर इंडिया ने कुछ शेड्यूल्स भी जारी किए गए कि हैदराबाद और भोगापुरम के बीच रोजाना 5 उड़ानें चलेंगी। बेंगलुरु के लिए 2 उड़ानें होंगी। इसके अलावा एक अतिरिक्त उड़ान सप्ताह में 5 दिन चलेगी। साथ ही शुक्रवार और रविवार को यह उड़ान नहीं होगी, ऐसी भी जानकारी है। और अन्य कौन कौन सी फ्लाइट्स जो है संचालित की जाएंगी उसको लेकर भी धीरे धीरे शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए एक नया रिकॉर्ड जो है ये आज बनता हुआ, क्योंकि उद्घाटन समारोह को खास बनाने के लिए बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इसमें करीब 13,000 आदिवासी महिलाएं छात्राएं एक साथ पारंपरिक धिमसा नृत्य करती हुई नजर आएंगी। कुछ ही देर में वो कार्यक्रम की तस्वीरें भी सामने आएंगी। तो इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी कोशिश की जाएगी और ऐसे में देखना होगा क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे। तो बेहद खास तस्वीर जिसमें पीएम मोदी ये बड़ी सौगात आंध्र प्रदेश को देते हुए, साथ ही आपको बता दें कि आज एक और बड़ी सौगात पीएम मोदी देंगे। सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये हाईटेक एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। सिर्फ 31 महीने में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। और देखिए जिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की मैं बात कर रही थी वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 13,000 आदिवासी महिलाएं धिमसा नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज करने की पूरी तैयारी है। और इसी दौरान देखिए किस तरीके से पीएम मोदी जो हैं वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय उड्डयन मंत्री के साथ सवार होकर इस नृत्य का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही खास तस्वीरें न्यूज इंडिया आपके साथ साझा करता हुआ। तो आज एक नया रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी कोशिश इस नृत्य के माध्यम से की जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ एयरपोर्ट का उद्घाटन होता हुआ नजर आया, वहीं आप देख रहे हैं कि 13,000 आदिवासी महिलाएं और छात्राएं एक साथ पारंपरिक धिमसा नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। तो बेहद ऐतिहासिक पल है आज आंध्र प्रदेश के लिए। भोगापुरम से ये खास तस्वीरें जिसमें आज बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से आंध्र प्रदेश वासियों को दी गई है। साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी नजर आएंगे। देखना होगा क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर नजर आएंगी। और इसी बीच आप ये देखिए किस तरीके से बहुत ही डिसिप्लिन फॉर्म में ये नृत्य होता हुआ, धिमसा नृत्य जो आंध्र प्रदेश की पहचान है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धरोहर और वहाँ की एक पहचान। तो लगातार हम वो तस्वीरें देखते हैं हर रोज जब भी इस तरीके से कुछ बड़ी सौगात मिलती है तमाम राज्यों को, तो वहाँ की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। वहाँ का पारंपरिक गीत कह लीजिए, वहाँ का पारंपरिक नृत्य कह लीजिए, सब कुछ हमें देखने को मिलता है और यही भारत की पहचान है। तो देखिए किस तरीके से आंध्र प्रदेश में ये बेहद खास नृत्य होता हुआ। भोगापुरम आंध्र प्रदेश की ये तस्वीर है जहाँ पर पीएम मोदी भी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ रथ पर सवार होकर इस नृत्य का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे पीएम मोदी स्टेज की ओर बढ़ते हुए, जहां से पीएम मोदी वहां पर मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और उनकी तरफ से आज कई बड़ी बातें कही जाएंगी। तो आंध्र प्रदेश को ये बड़ी सौगात मिलती हुई, जहां पर आज एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, जो कि एक नई दिशा देता हुआ न सिर्फ आंध्र प्रदेश को बल्कि भारत को भी। तो आंध्र प्रदेश दौरे पर पीएम मोदी, जहां पर भोगापुरम पहुंचे हैं पीएम मोदी, तो अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है, जो कि सीताराम राजू के नाम पर उनके सम्मान में इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। तो इस एयरपोर्ट से बहुत सी फ्लाइटों का संचालन होना है, डोमेस्टिक और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों का ही संचालन होगा। 17 अगस्त से उड़ानें शुरू होती हुई नजर आएंगी। 17 अगस्त से रात 12 बजे के बाद उड़ानें शुरू होंगी, लेकिन आज इस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होता हुआ। वहां पर सोलर प्लांट्स का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही वहां पर ऐसी लाइटें लगाई गई है, हाईटेक लाइटें, जो कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें
और बिजली की खपत कम हो ऐसे एसीज वहां पर लगाए गए हैं। तो आजकल इन्वर्टर एसी भी आ गए हैं जिससे बिजली की खपत कम होती है। तो कुछ इस तरीके से वहां पर खास इंतजाम किए गए। और देखिए किस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पीएम मोदी जो हैं धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ते हुए और थोड़ी देर में वहां पर पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए आज से E20 के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा अभियान भी चलेगा। मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई होगी। तहसीन पूनावाला को नजरबंद किया गया है। नेशनल टाउन हॉल कैंपेन की शुरुआत E20 पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। तो E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी आज से इसके खिलाफ अपना बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसी बीच दिल्ली में E20 के विरोध में पैदल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे तहसीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि वे आज भूख हड़ताल पर भी बैठने वाले हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी देश भर में नेशनल टाउन हॉल कैंपेन की शुरुआत करेगी, जिसके जरिए E20 को लेकर जनता के बीच अपनी बात भी रखी जाएगी। तो विपक्ष का आरोप है कि इस नीति से आम लोगों और वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि सरकार इसे स्वच्छ ईंधन, किसानों की आय बढ़ाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। तो ऐसे में E20 अब नया बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार देखिए इस मुद्दे पर कई बार हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए भी विपक्षी नेता नजर आए। उनकी तरफ से सवाल उठाए गए कि E20 पेट्रोल अगर गाड़ियों में डलेंगे तो उनसे गाड़ियों के इंजन खराब हो जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से सफाई दी गई थी। उन्होंने बताया कि देखिए ऐसे कोई केसेस सामने लेके आए हैं और जो भी सर्वे किए गए हैं उसमें ये बातें साफ होती हैं कि किसी भी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स में बातें भी नहीं आई हैं कि तमाम गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ जो कंपनीज के तमाम CEOs हैं, मैनेजर्स हैं, उनके तरफ से भी ऐसे बयान आए। उनकी तरफ से भी कहा गया कि देखिए इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में और भी ज्यादा उनको एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मारुति सुजुकी के ओनर हो या फिर होंडा के ओनर हो या फिर किसी भी अन्य कंपनी के ओनर हो। सबने कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल कर रहा है। हालांकि भारत सरकार इस कोशिश में कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल हो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम हो, उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाए, इसलिए E20 पेट्रोल लाया गया। साथ ही हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात भी कही कि कुछ वक्त में जो है E25 पेट्रोल भी लाया जा सकता है। इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है और इसको लेकर भी सर्वे किए जा रहे हैं और तमाम जो है इसको लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में E25 पेट्रोल भी आ सकता है। साथ ही E100 पेट्रोल का भी उन्होंने जिक्र किया था। E100 पेट्रोल आप नहीं कहेंगे, E100 आप फ्यूल कह लीजिए, यानी कि 100% इथेनॉल उसमें होगा। तो इस पर भी सरकार लगातार काम करेगी। लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सरकार का घेराव करते हुए कि नहीं, इससे गाड़ियां खराब हो जाएंगी, इससे लोगों के जेब पर असर पड़ेगा। जबकि सरकार कह रही है कि देखिए आपको सस्ते में तेल मिलेगा, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं, लगातार सरकार का घेराव करती हुई। आंचल मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। आंचल, आज आम आदमी पार्टी जो है बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास बातें? साथ ही तहसीन पूनावाला को नजरबंद किया गया, फिलहाल क्या स्थिति है इसको लेकर? जो भारी फोर्स है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास लगा दी गई है। इसके साथ ही तहसीन पूनावाला की बात करें तो इनको भी हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। यानी कि जिस तरीके से पहले छात्रों का आंदोलन हुआ था, उसके बाद से अब E20 को लेकर जो है एक बड़ा विरोध देखने के लिए ना मिले, इसको लेकर सरकार और खास करके अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस काफी सजग नजर आ रही है। और स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी ने आज एक कार्यक्रम करने की सोची थी और उसके बाद से देखिए काफी भारी पुलिस बल जो है और बैरिकेडिंग जो है ये देखने के लिए मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के घर की बात करें, यहाँ पर देखिए जो सूचना मिल रही है कि तहसीन को भी हाउस अरेस्ट जो है वो किया हुआ है, जिससे वो अनशन पे हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे थे। वो चीज ना हो, क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं E20 को लेकर जिसमें गाड़ियों का इंजन जो है वो खराब हो गया है। डॉक्टर की गाड़ी के साथ भी हुआ था, जिसमें कंपनी को जो है वो भारी भरकम जुर्माना देने की बात यहाँ पर की गई थी। और
इसके साथ ही देखिए आम पब्लिक भी कहीं ना कहीं ये मांग कर रही है कि E20 की आप बात करते हैं, लेकिन उस हिसाब से गाड़ियां भी नीचे बननी चाहिए। और इसके साथ ही जो अभी मौजूदा गाड़ियां हैं उनकी हालत वैसी नहीं है कि E20 वाले फ्यूल को जो है वो झेल पाए। माइलेज कम हो जाएगा, इंजन जी। खराब हो जाएंगे, गाड़ियां जो है वो चलनी बंद हो जाएंगी। इस तरह की कई केसेस जो है वो निकलकर सामने आए थे, जिसको लेकर अब सरकार का घेराव करते हुए जो है अरविंद केजरीवाल हो या फिर देखिए यहाँ पर स्टेशन की बात करें, देखिए शहजाद पूनावाला के भाई हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों जो है E20 वाले मुद्दे पर सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकार इस मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहती है और यही कारण है कि केजरीवाल के घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है और तहसील के भी कहीं ना कहीं जो है हाउस अरेस्ट स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें भी सामने आती हुई हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां से तहसीन पूनावाला को नजरबंद किया गया, उसकी भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आंचल लगातार जो है विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आंचल सरकार ने तो साफ कहा है कि देखिए इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है और अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई जिसमें लोगों ने दावा किया हो कि उनकी गाड़ियों को ऐसा कोई नुकसान पहुंचा। इसके बाद भी विपक्ष इस तरीके से घेराव करता हुआ, इसके पीछे की क्या मंशा विपक्ष की? देखिए एक दो केसेस जरूर ऐसे आए हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई थी, देखिए नई गाड़ी जो है डॉक्टर ने ली थी। इसके अलावा देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष मांग कर रहा है। उसका कहना है कि अगर कोई E20 फ्यूल डलवाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए और नॉर्मल फ्यूल के अलग होनी चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष की ये भी मांग है कि E20 जो फ्यूल है कम से कम उसका पैसा कम होना चाहिए, उसके सामान्य फ्यूल की बातें जो है क्यों मतलब उतनी ही कीमत रखी हुई है। यानी कि सवाल तो कई तरह के उठा रहा है विपक्ष, लेकिन उसमें समाधान की भी जरूरत है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की भी जरूरत है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी जरूरत है क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से छात्र मुद्दे पर पूरे देश में बवाल देखने के लिए मिला था, इसी तरीके से E20 का मुद्दा भी बहुत ही जल्द अगर विपक्ष इसी तरीके से इस पर कह सकते हैं कि इसको मुद्दे को अगर पकड़ कर रखेगा तो जाहिर सी बात है कि E20 पर भी बवाल देखने के लिए मिलेगा। और शुरुआत जो है वो अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनको देखिए जिनके घर के आसपास जो है काफ़ी फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। हालांकि देखिए तहसीन की बात करें वो भी इसकी शुरुआत कर रहे थे, यानी कि कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी दोनों ही इस मुद्दे को बुलाने पर लगी। हालांकि अभी देखना होगा कि E20 पर क्या सरकार की तरफ से कोई कुछ भी जवाब आगे आता है, क्योंकि सरकार E20 को खास तौर पर वाहनों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे फ्यूल की जो किल्लत है उस पर हालात सामान्य रहें, उस तरह की फ्यूल की किल्लत ना हो। इथेनॉल का प्रयोग जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाए, जैसे कि पेट्रोल में उसके साथ में पेट्रोल और जो है वो यूज़ हो। अब ये देखना होगा कि आगे सरकार का इस मामले में क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष जो है वो कर सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए 13 अगस्त तक संसद का सत्र है, तो ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे को उठाएं, हालांकि उनकी तैयारी भी रही है। लेकिन आंचल आपसे आज जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी तो आज खुलकर इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्या कांग्रेस की तरफ से भी इसमें कोई भूमिका नजर आएगी या अन्य पार्टियां जो हैं समाजवादी पार्टी अपनी कोई भूमिका दिखाती हुई आज के प्रदर्शन में? देखिए बहरहाल अभी दो ही लोगों का अपडेट है जो कि हमने आपको बताया, जिसमें तहसीन का नाम भी है जो कि भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का इसमें अभी पहल जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा विपक्ष कहता रहा है कि कई चाहे राम मंदिर हो या फिर इथेनॉल का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को उठाने की बात पहले से भी कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी आज की तारीख की हम बात करते हैं, दो ही लोग हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी हो, दूसरा तहसीन हो, जिन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत करके मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश की। अभी देखना होगा कि इसमें सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, क्या दोनों ही लोग जो है वो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे। जी बिल्कुल आंचल, और देखना होगा क्या कुछ आगे तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं प्रदर्शन को लेकर। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच देखिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है इस प्रदर्शन को लेकर, सुनिए। देखिए ये जो हज़ारों टाउन हॉल के अंदर आई हुई पिटीशंस हैं, आप देख सकते हैं, वो हैं जो लाखों लोगों ने साइन करके निवेदन किया है प्रधानमंत्री को कि भाई हमें प्योर पेट्रोल दिया जाए। मिलावटी इथेनॉल वाले पेट्रोल से हमारी या तो माइलेज कम हो रही है या हमारी गाड़ी के फ्यूल सिस्टम ख़राब हो रहे हैं, और अगर
इस E20 पेट्रोल को थोपना ही है तो इसकी एक चॉइस दी जाए। पेट्रोल पंप पे आदमी जाए और कहे कि भाई मुझे प्योर पेट्रोल चाहिए तो प्योर पेट्रोल मिले, इथेनॉल वाला चाहिए तो इथेनॉल मिले, ये चॉइस मिलनी चाहिए। इसके लिए आज टाउन हॉल जो है अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोग फिजिकली भी जुड़ेंगे और ऑनलाइन भी जो है इसके टाउन हॉल के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। और वहीं देखिए आज लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन का विरोध मार्च देखने को मिलेगा। पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा का ऐलान है। तो देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रदर्शन होगा। राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए पप्पू यादव जो हैं कल जिस तरीके से साधु संतों का वेश धारण करके मकर द्वार पर बैठ गए थे संसद के बाहर, उसके बाद से इसको लेकर बीजेपी इस मुद्दे को बनाने की कोशिश करते हुए लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन का विरोध मार्च हम देख रहे हैं किस तरीके से उनका एक प्रतीकात्मक शव यात्रा का ऐलान किया गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो लखनऊ में देखिए किस तरीके से ये विवाद गहराता हुआ। और देखिए कल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पप्पू यादव जो है संसद के बाहर मकर द्वार पर बैठ गए थे दान पात्र लेकर, और उसमें राहुल गांधी ने चंदा भी डाला था। उनकी तरफ से राम मंदिर के ऊपर जो है तीखा प्रहार किया गया, सरकार का घेराव किया गया। और अब हम आज देख रहे हैं उसके खिलाफ जो है किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। उनके प्रतीकात्मक पुतले को जलाया जा रहा है और सीधा सीधा पप्पू यादव को लेकर ये प्रदर्शन होता हुआ, क्योंकि पप्पू यादव ने कल जो वेशभूषा धारण की थी इसको बीजेपी ने भी कहा कि देखिए ये सीधा सीधा साधु संतों का अपमान है और इस तरीके से साधु संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा कृत्य पप्पू यादव कल करते हुए नजर आए थे उनकी तरफ से ये दर्शाने की कोशिश की गई थी कि देखिए जो भी चढ़ावा आता है वो साधु संतों की जेबों में जाता है। जो चढ़ावा लोग भगवान के नाम पर मंदिरों में डालते हैं और दान पात्रों में डालते हैं वो भगवान तक नहीं पहुंचता, वो उनके कार्यों में नहीं लगाया जाता, बल्कि वो साधु संत अपनी जेबों में रख लेते हैं। तो राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मुद्दा सामने आया उसके बाद से पप्पू यादव जो हैं संसद के बाहर मकर द्वार पर कल वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। इसको लेकर स्पीकर ओम बिरला ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से वेश बदल कर नहीं आ सकते हैं, संसद की गरिमा का अपमान है। और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से ये शव यात्रा निकाली जा रही है। राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया जा रहा है। तो देखिए दिल्ली में भी सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज की गई। संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन के मामले में ये शिकायत दर्ज हुई है। पप्पू यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। तो कल पप्पू यादव जिस तरीके से साधु संतों का भेष धारण करके संसद के बाहर मकर द्वार पर बैठ गए थे, उसके बाद से तीखी प्रतिक्रियाएं उनके खिलाफ आती का प्रभु श्री राम का अपमान किया है। पप्पू यादव को जितनी भी निंदा की जाए कम है। पप्पू यादव के अंदर अगर क्षमता है, इतने ताकतवर हैं, तो पप्पू यादव सीधे एक बार पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोल दें, शाम तक सर जुदा हो जाएगा और स्वर्गीय पप्पू यादव कहे जाएंगे। कि पप्पू यादव निश्चित रूप से जहां तक चुनाव लड़के आए हैं वहां के लोग भी काफी दुखी हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो गलत है। जिस तरीके से बात की जाए सदन में अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के विपक्ष आवाज उठा रहा, तो उसका एक दृश्य इन लोगों के द्वारा जो दिखाया गया उसमें अवधेश प्रसाद का जो दृश्य दिखाया गया कि चंदा चोरी पकड़ते हुए पप्पू यादव को पकड़ा, तो किस तरीके से उसको देखना? देखिए पप्पू यादव तो जेब में भी पैसा भर रहे थे, जो चंदा आ रहा था वहीं देखिए कितना बड़ा चोरी है, गुल्ले में डलवाए नहीं। और पप्पू यादव जो भी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सनातन धर्म और हिंदू समाज और हमारे जो संत हैं उनका अपमान कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से उसकी सजा इनको मिलेगी। और अगर इतनी ताकतवर हैं तो निश्चित रूप से फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट ये निकालने के बाद कहें कि भाई पैगंबर के खिलाफ मैं ये बोल रहा हूँ, शाम तक सर तन से जुदा हो जाएगा पप्पू यादव का। और देश भर के विपक्षी सांसदों का साथ मिला है, इनकी औकात नहीं कि अकेले सनातन धर्म के खिलाफ ये बोल सके। जिस तरीके से वहां पर जो नारा दिया गया कि चंदा चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया गया, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहा गया पेपर लीक ने तो गद्दी छोड़ दिया, वो चंदा चोर गद्दी को छोड़। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि चंदा चोर अगर कोई था तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम है और उस पर विधिक कार्रवाई भी हो रही है।
मुख्यमंत्री जी भी तत्काल संज्ञान में लिए हैं। अब चंदा चोर और गद्दी छोड़, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने चंदा चुराया है, जो एकदम दो कपड़े में चलते हैं। तो ये विपक्षी। और वहीं देखिए, तमिलनाडु दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, चेन्नई एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया गया। महाबलीपुरम में कांग्रेस की बड़ी बैठक है आज, 74 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, संगठन पर मंथन करेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस की चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीएम विजय से भी राहुल गांधी की मुलाकात संभव है। तमिलनाडु में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद के बीच राज्य के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी महाबलीपुरम में पार्टी की बड़ी संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में तमिलनाडु के 74 जिला अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद करेंगे, संगठन की मजबूती को लेकर मंथन करेंगे। तो बैठक में जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस की कोशिश है कि तमिलनाडु में संगठन को और भी धार दी जाए और साथ ही तैयारियों को मजबूत किया जाए। राहुल गांधी का यह दौरा राज्य में पार्टी के विस्तार और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से तमिलनाडु में कांग्रेस की हार हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने पूरा समर्थन टीवीके का दिया। हमने देखा किस तरीके से डीएमके के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया राहुल गांधी ने। हालांकि डीएमके साफ साफ कहती है कि कांग्रेस ने हमारे साथ गलत किया है, ये नहीं होना था। लेकिन फिर हमने देखा किस तरीके से सीएम विजय यानी कि विजय थलपति का समर्थन देते हुए नजर आए थे, टीवीके का समर्थन देते हुए नजर आए, जिसके बाद टीवीके की वहां पर सरकार आती हुई नजर आई। और अब कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद अपने संगठन को और भी ज्यादा मजबूती दे। इसी को लेकर राहुल गांधी जो हैं तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हैं। देखना होगा क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर आगे सामने आएंगी। और वहीं सीतापुर में हॉरर किलिंग से सनसनी फैल गई है। प्रेम संबंध में नाराज भाई ने बहन की हत्या कर दी। 17 साल की नाबालिग बहन बनी है वारदात का शिकार। तो वारदात के बाद से आरोपी भाई फरार बताया जा रहा। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली हॉरर किलिंग की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर प्रेम संबंध से नाराज एक भाई ने अपनी ही 17 साल की नाबालिग बहन की कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोप है कि धारदार हथियार से हमला कर बहन की जान ले ली गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो आरोपी भाई समेत अन्य आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मृतका कुछ दिन पहले ही अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी और कानूनी प्रक्रिया के बाद वापस लौटी थी। इसी बात को लेकर परिवार में तनाव चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है। लड़की के पिता द्वारा एक लड़के के ऊपर बला फुसला के भगा ले जाने का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। लड़की ने आके स्वयं बयान दिया और न्यायालय में भी बयान ये दिया कि ये घर में परिजनों द्वारा डांट से क्षुब्ध होकर अपने आप ही कहीं चली गई थी। और माननीय न्यायालय ने बयान कराने के पश्चात नियमानुसार परिजनों के सुपुर्दगी में दिया गया था और इसमें इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। 4 बजे बाहर में भागते रहे, नीचे में भागे रहे, कहीं ना तो भागे साले साथ भागी रहा थाने लेके गए रहन। कोई रुपया भर देने मार से नहीं भर। तो हम मुकदमा लिखाई दिया, तो कोर्ट हम कर दिया। तो हुआ भाई हाई कोर्ट हुआ सीतापुर, तो कोर्ट से हम लड़की लेकर आए। तो कहा बड़े संझले वाले लौंडे से ने कहे न कि कोर्ट कुआरे कि तो जयमाला डारो, जयमाला न डरी हो तो मार डारो। और वहीं देखिए, अमेरिका में F-35B स्टिल्थ फाइटर जेट क्रैश हो गया। कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ फाइटर जेट, पायलट ने इजेक्ट कर अपनी जान बचा ली है। तो देखिए, अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया से ये खबर, जहां पर सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स का F-35B स्टिल्थ फाइटर जेट मिरामार एयरबेस के पास क्रैश हो गया। हादसे के वक्त जेट में मौजूद पायलट ने समय रहते हुए इजेक्ट कर लिया। उन्हें सुरक्षित निकालकर तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भी पहुंचाया गया। तो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने एक बयान जारी करते हुए इस घटना को क्लास ए मिसहैप यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी का हादसा करार दिया है। अमेरिकी सेना में क्लास ए श्रेणी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी दुर्घटना में 20 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक का वित्तीय नुकसान हो, कोई सैन्य विमान पूरी तरह तबाह हो जाए या किसी सैनिक की मौत हो जाए।
तो घटनास्थल से सामने आई हवाई अड्डे की तस्वीरें, क्रैश के बाद का भयानक नजारा भी देख सकते हैं। घटना के बाद की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से फाइटर जेट वहां पर क्रैश हुआ है, उसकी ये तस्वीरें धू कर वहां पर धुआं उठता हुआ, और पायलट सुरक्षित है, इसको लेकर ये जानकारियां सामने आई हैं। और चलिए आपको लेकर चलते हैं खटमा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। करना चाहते हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सूक्ष्म शब्दों में आप अपने जो विचार हैं वो रखें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा गोपाल सिंह राणा जी, संरक्ष राणा थारू परिषद। धन्यवाद बंटी राणा जी। आज थारू जनजाति थारू जनजाति संवाद का जो मौका मिला है और उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जन जन के हृदय में समाये हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी। माननीय धामी जी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से थोड़ा आपके और हमारे बीच में गैप जैसा महसूस होता है, लेकिन हमने कभी दिल से दूर आपको नहीं किया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ दिलों में बिठाए रखेंगे आपको। महोदय, कई समस्याओं के विषय में अभी हमारे मंजीत राणा जी ने भी रखा है। इसी क्रम में मैं अपने थारू समाज के लिए कुछ मुद्दों पर बात करना आपसे चाहूँगा। महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश के साथ था, तो वहाँ पर हमें 2% आरक्षण मिलता था और वहाँ पर रोस्टर प्रणाली में हमको 5वें नंबर का स्थान था। पाँच अगर सीट होती थी तो 1 सीट हमको मिल जाती थी, लेकिन जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है तब से रोस्टर में हमारा नंबर 24वें स्थान पर हो गया है। छोटा राज्य है, कभी 10 सीटें निकली, 15 सीटें निकली, 20 सीटें निकलती हैं, 24 कभी कभी निकलती हैं, तब 1 सीट हमको मिल पाती है। तो जिससे हमारे विशेषकर थारू समुदाय के लिए बहुत ही ये नुकसानदेह हो रहा है। हमें इस संबंध में आप गौर करें कि हमारा जो पहले यूपी में मिलता था 5वें स्थान पर, वहाँ पर हमको रख दिया जाए तो हमारे समाज का जो नए युवक हैं नौकरी के लिए उनको बहुत कामयाबी मिल सकती है। नहीं, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है और इसको हम लोग ठीक है ना। एक मुद्दा थोड़ा और है, काफ़ी समय से हमारी डिमांड भी रही है और आज उसकी बहुत ज़रूरत भी है कि जो हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय हैं वो जब से निर्माण उनका हुआ है तब से हाई स्कूल से ऊपर उनका उच्चीकरण नहीं हुआ। हम चाहते हैं कम से कम उच्चीकरण इंटर तक तो जरूर हो जाए। हो रहा सब हो रहा है। अभी कल ही जो है हमने वहाँ गदरपुर क्षेत्र का जो बालिका इंटर कॉलेज है, आश्रम पद्धति वाला बालिका जो हाई स्कूल था, उसको इंटर कॉलेज करने का शासनादेश कर दिया है वहाँ पे। अब यहाँ भी करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आपकी आवाज है हम,